हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं बुशरा खान और इल्मी सिटी की जानिब से आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद और आने वाली बकरा ईद के लिए भी बहुत बहुत मुबारकात। जी, तो आज हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए रंग के साथ और कुछ डिफरेंट स्पाइस ऐड करते हैं इसमें आज, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक जो है वो मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में, जो वर्ल्ड वॉर्स हो रही हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, ये सब एक्चुअली हम लोगों से ही रिलेटेड है। हम लोग हैं तो ये सब इश्यूज़ हैं। ये सब इश्यूज़ इसलिए हैं क्योंकि हम लोग हैं। तो यूजुअली आप देखते हैं कि एक इंसान जब पैदा होता है, उसकी ग्रूमिंग, उसकी माइंड डेवलपमेंट, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, ये सब बहुत असर करती है। व्हेन यू आर ग्रूम्ड एंड यू आर ग्रोन टू सच एज कि आप इंडिपेंडेंटली अपने आप को खुद आगे लेके चल सकते हो फ्यूचर प्लान्स के लिए, तो उन तब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि आपको फिर दुनिया का सामना भी करना पड़ता है। सोशल एक्टिविटीज़ हो गई, सोशल क्राइसिस हो गए, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गई, ये सब चीज़ें आपके साथ-साथ चलती हैं। तो आज हम टॉपिक को की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी कि टॉपिक आज का कुछ ऐसा है कि इम्परफेक्शंस पे बात होगी। जी, बिल्कुल। हमारे अंदर की खामियाँ, हमारे अंदर की वो ऐसी नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट्स, वो ऐसे नेगेटिव जर्म्स, वो नेगेटिव सेल्स जो कि ऑब्वियसली सबके अंदर होते हैं, लेकिन आप उसको किस तरह से कॉप अप करते हो, उसको किस तरह साथ लेके चलते हो टिल टू एन ओल्ड एज, टिल योर लास्ट ब्रेथ एंड हाउ टू कॉप विद इट। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लाइन पे सर मेहताब हमीद, जो कि यूथ एक्टिविस्ट हैं, बिजनेस कोच है, बहुत एक्सपर्ट है माशाल्लाह। उन्होंने बहुत से यूथ्स को ट्रेनिंग दी है, यंगस्टर्स को जो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको ट्रेनिंग दी है। ही इज़ लिटरली एक्सपर्ट एंड अडेप्ट एट हिज स्किल्स, और वो हमें आज बताएंगे कि हाउ इम्परफेक्शंस, हाउ ऑल द क्वालिटीज़, नेगेटिव क्वालिटीज़ ही कहूँगी मैं, क्योंकि क्वालिटीज़ नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नेगेटिविटी को भी आप पॉजिटिविटी में टर्न अप करें तो कुछ ना कुछ आउटपुट निकल आता है प्रोडक्टिव। तो मेहताब इस वक्त हमारे साथ लाइन में मौजूद है। जी, अस्सलाम वालेकुम मेहताब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम बुशरा। आई एम गुड, ज़बरदस्त बेहतरीन एंड इट्स ऑनर फॉर मी दैट यू आर हैविंग मी ऑन बोर्ड। सो मैं इल्मी सिटी का भी बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है कि इल्मी सिटी ऐसे दिलचस्प टॉपिक्स लाती है और जिसपे हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं और करंट सिचुएशन पे बात करते हैं और बहुत सी चीज़ें सीखने को हमें मिलती हैं। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव और इसमें को लर्निंग होती है। मैं जब भी प्रोग्राम में आता हूँ मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि व्यूअर्स हमारे से बहुत अच्छे अच्छे सवालात पूछते हैं और ऐसे ऐसे सवालात जो सोचने पे मजबूर कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज भी व्यूअर्स हमारे से अच्छे अच्छे सवालात पूछेंगे जो हमें सोचने पे मजबूर करें। ज़रूर मेहताब, बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारा टॉपिक ही कुछ इस तरह का कैची सा है कि अगर बात की जाए इम्परफेक्शंस की, जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि हाउ आर इम्परफेक्शंस कैन बी आवर स्ट्रेंथ, आवर करेज, आवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब हम ग्रूम कर जाते हैं, हम एक सर्टेन एज पे पहुंच जाते हैं, तो ऑब्वियसली हमें पर्सनली इंडिपेंडेंटली अपने आप को खुद सोसाइटी के अगेंस्ट रखना पड़ता है। अब हमें इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हम कितनी खामियां लेके पैदा हुए हैं या कितने लोगों से क्या क्या सीख के एक एज तक पहुंचे हैं। तो ये सब आपने हमें बताना है कि एक यूथ जब एक सर्टेन एज पे पहुंचता है तो उसको ऐसा ऐसा फील होना शुरू होता है इर्द गिर्द के सर्कल से, कि जैसे कि एक फलां बच्चा एक मैट्रिक की क्लास से जब निकलता है तो उसको तो दोस्त आपस में लगे होते हैं, यार तेरे अंदर ये चीज़ है, तेरे अंदर वो चीज़ है। तो आप मुझे ये बताएं कि वो जो मैट्रिक का बच्चा 15 ईयर्स की एज का होता है, वो उसकी नई नई ब्रेन डेवलपमेंट है, उसकी ब्रेन बहुत क्या कहते हैं सेंसिटिव है, कि वो जो भी एक्सेप्ट करेगा वो उसके माइंड में बैठ जाएगा फॉरएवर के लिए, क्योंकि वो आपकी एज इस तरह की है नाजुक सी। तो आपको क्या लगता है कि मैट्रिक के बच्चे को अगर कोई बच्चा टीज कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है या उसको सार्केज्म शो कर रहा है, तो वो किस तरह से कॉप अप करे? वो कोई बड़ी बात नहीं है कर देना, लेकिन आप क्या कहते हैं कि 15 ईयर्स के बच्चे को या टीन एज के बच्चे को किस तरह से मैनेज करना चाहिए?
अच्छा देखिए, इसमें सबसे पहले तो एक ये चीज़ है कि वो बच्चा बिल्कुल नया नहीं है, उसका ब्रेन नया नहीं है, उसका ब्रेन जो है अर्ली एज में जो है ग्रूम होना शुरू हो जाता है, प्रोग्राम होना शुरू हो जाता है। सो बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से 7-8 साल तक बच्चे के सबकॉन्शियस के अंदर प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाती है। अगर उस बच्चे के माइंड के अंदर एक्सप्लोरेशन की प्रोग्रामिंग हो चुकी है और वो चीज़ों को एक्सप्लोर करने का प्रोग्राम उसके अंदर फीड हो चुका है, तो डेफिनेटली इस एज पे वो इन चीज़ों को एज अ लेबल नहीं लेता। लेबल वो तब लेता है जब बच्चा इंटरनली वीक होता है। आउटर वर्ल्ड का, लेबल का, इन्वायरमेंट का बच्चे की पर्सनैलिटी पे तब असर होता है जब वो इंटरनली वीक है। तो यहाँ पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अर्ली एज में बच्चे के इंटरनल पे काम करें, उसकी प्रोग्रामिंग पे काम करें, उसको पॉजिटिव प्रोग्राम दें, पॉजिटिव उसके माइंड के अंदर वर्ड्स को फीड करें। और एक चीज़ जो बचपन से सिखा दी जाती है बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे इस्तेमाल होती है, जिसे हम फेलियर का वर्ड कहते हैं। तो मैं जब एनएलपी की ट्रेनिंग करता हूँ, माइंड से रिलेटेड चीज़ें करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि देर इज़ नो फेलियर। फेलियर का वर्ड आपने अपनी डिक्शनरी से एलिमिनेट करना है। देर इज़ ओनली फीडबैक। कोई भी इवेंट जब होता है तो उसमें आपको फीडबैक मिलता है। ये वो पर्सपेक्टिव है, ये कह लें कि वो आपका माइंड का लेंस है। अगर आप ये फिट कर लेते हैं कि आप हर इवेंट से फीडबैक लेते हैं, तो आपकी परसेप्शन पॉजिटिव हो जाती है, तो नेगेटिविटी से आप दूर हो जाते हैं और आप फिर किसी किस्म के भी इन्वायरमेंट में इजीली सर्वाइव करते हैं। फिर आउटर साइड वर्ल्ड के जो लेबल होते हैं वो आपको अफेक्ट नहीं करते। लेबल उन लोगों को अफेक्ट करते हैं जो इंटरनली वीक होते हैं, जिनकी इंटरनली क्लैरिटी नहीं होती, और लेबल की बेस पे वो अपने आप को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों के लिए एक लेबलिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें बताना होता है कि लेबल वाला जो फेज, अगर आप उसमें रहेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी जो वो इन्वायरमेंट क्राफ्ट कर रही है। तो इन्वायरमेंट जैसा होगा वैसी वैसी आपकी पर्सनैलिटी होती जाएगी। आप लोगों की बातों का असर भी लेंगे, अपने फ्रेंड्स की बातों का असर लेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव वे में डैमेज होना शुरू। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो कि एक्चुअली मुझे माइंड में यही था कि ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है। ऑब्वियसली वो एक बच्चा एडोलेसेंट की एज से निकल के 7-8 ईयर्स तक पहुंचता है, 10-12, तो वो तो ब्रेन डेवलपमेंट नेचुरली हो गई। थैंक यू मेहताब मेरी ये क्लियर करने के लिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो जो एज, गोल्डन एज, जो बच्चा घर पे गुजारता है पेरेंट्स के साथ, वो बहुत इफेक्टिव होती है। अगर पेरेंट्स बच्चे को 10-12, क्योंकि 10-12 साल तक बच्चा अपनी मदर और मॉम के, फादर के साथ ही अटैच्ड होता है या अपने दादा नानी के साथ अटैच्ड होता है, मतलब घर के माहौल के साथ अटैच्ड होता है। अगर उस 10-12 साल की उम्र तक पेरेंट्स या जिनके साथ भी वो रह रहा है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि इससे जो कुछ सीखना है हमसे सीख रहे हैं, और जो भी कुछ करना है उसके बाद इसका आउटपुट ये सोशली शो करेगा। मतलब जैसे कहते हैं कि आपने जो बीज बोया वो फिर फ्रूट बन के निकलेगा। उस एज में जब बच्चा बाहर जाना शुरू कर देता है, तो वो फिर घर वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको किस तरह से लेके चलते हैं, उसकी किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं माइंड की और डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन मेहताब, मैं आपसे एक और सवाल यहाँ पूछूंगी कि इम्परफेक्शंस आपको पता है सब में होती है। अब किसी में किसी किस्म की भी हो सकती है, किसी में माइनर हो सकती है। अगर वो माइनर को ट्रीट नहीं करता अर्ली एज में तो वो उसकी मेजर बन जाती है। तो इसका क्या आप कहते हैं? इसके बारे में आप क्या क्या देखिए, ख्याल है आपको? इसके बारे में, इसमें इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि कोई भी इम्परफेक्शन जो है, आपने देखना है कि उसका आपके बिगर पर्पस से, आपके गोल से क्या लिंक है। अगर उसका आपके बिगर पर्पस और गोल के साथ डायरेक्टली लिंक है और वो आपके बिगर पर्पस में एज अ बैरियर आ रहा है, तो डेफिनेटली आपने उसको कॉप अप करना है। और अगर कॉप अप नहीं करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। और अभी अगर वो छोटा सा पौधा है तो बाद में बड़ा दरख्त बन जाएगा। छोटे पौधे को निकालना आसान है, जबकि बड़े दरख्त को निकालना मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग जो उनकी सी हैबिट, ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो उनके लिए नेगेटिविटी का सबब होते हैं और उनकी पर्सनैलिटी को डैमेज हो रहे होते हैं, और वो साथ साथ जब उस पर काम नहीं करते तो वो उनके माइंड के पैटर्न उतने स्ट्रांग हो जाते हैं और वो बिल्कुल एक दरख्त की तरह बन जाते हैं और दरख्त निकालने के लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत होती है। बट अगर अर्ली एज पे आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं और इसके ऊपर स्टार्ट कर देते हैं, तो आप अपने डेली की रूटीन से कॉप अप कर सकते हैं और बड़ी आसानी से ये कॉप अप हो सकता है। ठीक हो गया। थैंक यू मेहताब ये बताने के लिए कि ऑब्वियसली अगर आपको जितनी जल्दी पता चलता है किसी बीमारी का, वो बहुत बेस्ट है। ये आप अगर इसको एक छोटी सी डिजीज समझे या इसको कोई भी ऐसी चीज समझे कि फॉर एग्जांपल आपकी किसी टीचर ने मिस्टेक निकाल दी है, और अगर टीचर कहता है कि उस मिस्टेक को आपको अगले दिन ही क्लियर कर लो, तो आपको कर लेनी चाहिए। क्योंकि आप उस चीज़ को जितना प्रोलॉन्ग करेंगे, उस चीज़ को जितना ड्रैग करेंगे, जितना एग्जैजरेट करेंगे, आपके लिए उतना ही मसला बनेगा। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर ये खामी है,
फॉर एग्जाम्पल किसी को लगता है कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, या किसी को लगता है वो बहुत तेज बोलते हैं, या किसी को लगता है कि नहीं उसकी बनती नहीं है फिलहाल लोगों से, क्योंकि उनमें इस तरह की क्वालिटीज है जो कि उसके साथ क्लैश देती है। तो उसको चाहिए कि उन चीज़ों पे फोकस करे, उन चीज़ों को एक्चुअली रीड आउट करे, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, डाइजेस्ट करे और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करे। जब आप अपनी क्वालिटीज़ के साथ साथ आप अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है लोगों को डील करना, उन चीज़ों को डील करना जिसमें वो चीज़ें पाई जाती हैं। आपको क्या लगता है मेहताब कि क्या ये चीज़ बिल्कुल ठीक है कि अगर आप अपनी फॉलीज एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑल दोज नेगेटिव क्वालिटीज व्हेन यू एक्सेप्ट, तो डील करना बहुत इजी हो जाता है, इट बिकम्स मोर इजियर फॉर द अदर देखिए पर्सन टू डील एक्चुअली। एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली एक्सेप्टेंस इज द की। जब आप चीजों को एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी माइंड की जो रेजिस्टेंस है ना वो ब्रेक होती है, बिकॉज ब्रेन इज अ पावरफुल टूल आपके पास जिससे आपने अपने आप को ग्रोथ देनी है। अल्लाह ताला ने ना इंसान को अशरफ मखलूक़ात, अशरफ मखलूक़ात के पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो ये ब्रेन है। ब्रेन में जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी आपकी ग्रोथ उतनी रुकेगी। सो एक्सेप्टेंस इज द की। आपने चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। तो जो आपने बात की मैं 100% से एग्री करता हूँ कि जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए आप एक्सेप्टेंस के पैरामीटर के ऊपर जाते हैं और चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बुशरा, आप मेरे से कोई चीज़ अभी राइट नाउ कहें कि मेहताब मुझे आप ये मोबाइल दे दें और मैं नो कहूँ, तो नो का वर्ड एकदम आपकी फिजियोलॉजी को नेगेटिव एनर्जी देगा और आपको माइंड में बुरा लगे और आपको एक अजीब सी फीलिंग आएगी। बट अगर मैं आपको यस कहूँ और यस के साथ मैं अपने फ्रेज को थोड़ा सा रिफ्रेज करूँ, बुशरा बिल्कुल यस आप ले सकती हैं बट राइट नाउ मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ, अब आपकी फिजियोलॉजी टोटली चेंज हो। तो सिमिलरली जब आप एक्सेप्टेंस लेवल पे जाते हैं तो आपका ब्रेन, आपकी थॉट पैटर्न और आपकी फिजियोलॉजी ये एकदम अलाइन होते हैं और इसके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है और इसका असर आपकी फिजिकल हेल्थ पे होता है, मेंटल हेल्थ पे होता है। अच्छा, आपने कभी गौर किया है कि हम फिजिकल जब बीमार होते हैं, हमें कोई बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बट हम लोग मेजोरिटी ऑफ अस जो है वो ब्रेन हेल्थ पे, माइंड हेल्थ पे काम नहीं करते, क्योंकि माइंड हेल्थ पे काम करना बहुत जरूरी है। आज हमारी सोसाइटी जो है वो मेंटली पोल्यूटेड हो चुकी है, थॉट्स की पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से लेबलिंग का असर लोग बहुत ज्यादा लेते हैं। तो सबसे कीमती चीज जो है वो आपका ब्रेन है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में 130 वर्सेस में कहते हैं कि गौर फिक्र करो। गौर फिक्र का जो प्रोसेस है वो ब्रेन से होता है। तो गौर फिक्र के प्रोसेस के लिए आपको ब्रेन की हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। रिफ्लेक्शन इज अ गुड प्रोसेस। आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करें और देखें कि आपके नेगेटिव बिहेवियर्स कौन से हैं, आपकी नेगेटिव हैबिट्स कौन सी हैं। कुछ चीजें हमें खुद फील नहीं होती जब तक हम रिफ्लेक्ट ना करें। हम पूरे दिन में बहुत से काम करते हैं, थोड़ा सा वक्त हमने अपने लिए भी निकालना है कि हम अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करें। लाइक कि मैं रोजाना जब खाने के बाद रात को वॉक पे जाता हूँ फैमिली के साथ, तो मैं अपने दिन को रिफ्लेक्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि आज कौन सी जगह थी जहाँ पे मैंने गुस्सा किया, और मैं फिर ट्रेस करता हूँ कि मैंने गुस्सा किया तो इसकी जगह मैं रिस्पॉन्स क्या कर सकता था। गुस्से में मैं रिएक्ट में चला गया, और जब इंसान रिएक्शन में जाता है टेरियन ब्रेन एक्टिव होता है जो कि जानवरों का ब्रेन होता है। तो अगर आपने अशरफ मखलूक़ात के लेवल पे रहना है तो आपने रिफ्लेक्शन करनी है अपनी बार बार, और आपने देखना है गलती हो जाएगी, आपके कुछ बिहेवियर्स ऑटोमेटिक ट्रिगर होंगे ये, क्योंकि एकदम से कंट्रोल में नहीं आते। इवन कि मेरे भी कुछ कंट्रोल में नहीं होते और हो जाते हैं, बट होने के बाद अगर आपको एहसास हो जाए और आप रियलाइज कर लें कि नहीं यहाँ पे मैंने गलत किया था, वही जो बात आपने स्टार्ट में की एक्सेप्टेंस की, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आपकी इंप्रूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि ऑब्वियसली अब जब हमें एक सुपीरियरिटी दे दी है अल्लाह ने, अशरफुल मखलूकात कह दिया है, जानवरों से सेपरेशन हो गई है हमारी, मतलब एक तरह से कि अगर हमें अशरफुल मखलूकात का एक दर्जा मिल गया तो हमें उस चीज़ को लेके भी चलना चाहिए। अगर हम जानवरों की तरह गुस्सा करके, अनपढ़ों की तरह, अनपढ़ पढ़े लिखे जाहिलों की तरह अगर लड़ाई झगड़े गुस्से में ही रहेंगे, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी फॉलोज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सामने वाले की राय नहीं सुनेंगे, गुड लिसनर नहीं बनेंगे, तो मेरे ख्याल से इट्स टोटली फर्टाइल फॉर बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। मेरे ख्याल से फिर वो बिल्कुल। सारी पढ़ाई लिखाई भी आपकी किसी काम की नहीं रहती अगर आप एक नॉर्मल बंदे को डील नहीं कर सकते एक सब्र तहम्मुल के साथ। और दूसरी बात वेरी ये ट्रू, वेरी। कि हमारे साथ एक
हाँ, बिल्कुल, मैं अभी अपनी बात को आगे लेके चलूँगी, लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछूँगी जो कि वन ऑफ आवर व्यूअर इज़ आस्किंग कि यूजुअली जो कि इसका जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप दें ज़रूर। बच्चों को गुस्सा करके समझाना चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर आप बच्चों के सामने आप बच्चों को गुस्सा करना तो बड़े दूर की बात है। अगर आप इवन घर के बिल्कुल। अंदर भी किसी और पे गुस्सा करते हैं, आप काम करने वालों पे गुस्सा करते हैं, उसका भी इम्पैक्ट बच्चे की माइंड पे हो रहा है, उसका भी इम्पैक्ट बच्चे की प्रोग्रामिंग में हो रहा है। बच्चे के माइंड में आप एग्रेसिवनेस की क्वांटिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है? बच्चे की पर्सनैलिटी अग्रेसिव होती जाएगी। इसमें मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देते हैं, बड़ी अच्छी स्टोरी मेरे माइंड में आ गई गुस्से से रिलेटेड। सो एक्स वाई जी, लेट्स सपोज कोई भी नाम ले ले, एक बच्चा था और वो बचपन में बहुत शरारती था, बड़ा इंटेलिजेंट था और उसकी पर्सनैलिटी में गुस्सा जो है 1% भी नहीं था। फिर एक दिन ये हुआ कि वो खेल रहा था तो उसने अपने किसी कजन को मारा और जब उसके कजन की अम्मी आई उसकी अम्मी के पास और उसको कहती हैं कि आपके बेटे ने मेरे बेटे को मारा है, तो उसकी अम्मी ने आगे से जवाब दिया कि मेरे बेटे को तो गुस्सा आता ही बहुत है, लेकिन ये दिल का बड़ा अच्छा है। अच्छा, बच्चे ने ये सुना कि मुझे तो गुस्सा बहुत आता है, तो बच्चे की प्रोग्रामिंग में एक एडिशन हो। कुछ टाइम गुजरा, बच्चा स्कूल चला गया, स्कूल में भी इसी तरह उसने जब कहीं पे लड़ाई की, टीचर ने बुलाया तो टीचर के सामने भी उसकी वालदा कहती हैं कि मेरे बच्चे को तो गुस्सा बहुत आता है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। अब बच्चे की प्रोग्रामिंग में एक और एडिशन होगी। सिमिलरली फिर क्या हुआ, वो बच्चा कॉलेज में गया, सेम प्रोसेस करते करते उस बच्चे की शादी होगी। अब जरा गौर करना है, उस बच्चे की शादी होगी। शादी के बाद उसकी वालदा ने अपनी बहू को स्पेशली ये कहा कि मेरे बच्चे को गुस्सा बहुत आता है लेकिन ये दिल का बहुत अच्छा है। अब अगर इस पूरे सिनेरियो के ऊपर गौर करें तो ओरिजिनली वो बच्चा एग्रेसिव नहीं था। लेबल ने, पेरेंट्स के लेबल ने, हाँ। एनवायरनमेंट के लेबल ने उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एग्रेसिवनेस को ऐड कर दिया। तो जो आपने सवाल पूछा है कि बच्चों को अगर गुस्से से कोई चीज समझाते हैं तो 100% उसका बच्चे की पर्सनैलिटी पे असर पड़ेगा। और वो असर लाजमी नहीं है कि उस टाइम नजर आए, बिकॉज हमारी जो सेंसेस हैं, अल्लाह ताला ने इतनी स्ट्रॉन्ग सेंसेस दी हुई हैं, ये जो हमारी आईज हैं, ये दुनिया के सबसे शानदार कैमरे से भी तेज हैं। कोई चीज भी इसके सामने से गुजरती है वो माइंड के अंदर फीड हो जाती है। ये अलग बात है कि हम उसको रिट्रीव कब करते हैं, हम उस डाटे को बार बार अपने कॉन्शियस लेवल पे कब लेके आते हैं। तो जो भी प्रोग्राम, जो भी गुस्से के सीन आपके माइंड में आ जाएंगे, वो आने वाले वक्त में बच्चा उनको एक्सप्रेस करेगा और उसको एक्सप्रेस करने की जगह नहीं मिलेगी तो उसके माइंड के अंदर डिप्रेशन और कहने के बहुत ज्यादा एक ब्लॉस बनना शुरू हो जाएगा, वो किसी टाइम भी ब्लॉस हो सकता है। तो बच्चों को गुस्से से ना समझाएं, बच्चों को समझाने के लिए कुछ अप्रोचेस, बच्चों को समझाने के लिए कुछ अप्रोचेस हैं, उनको यूज करें, क्वेश्चनिंग पूछें बहुत ज्यादा, और क्वेश्चनिंग मोड में जाके बच्चों को समझाएं, बिकॉज जब आप क्वेश्चन करते हैं तो बच्चा सोचने पे मजबूर होता है, रेदर देन कि आप उसको गुस्से से इम्पोज करें उसके ऊपर से कोई चीज। बुशरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, आमिर पूछ रहे हैं बिजी लाइफ में एक फादर अपने बच्चे को कैसे और कितना टाइम दें तो बेहतर है। आपकी आवाज मुझे बुशरा नहीं आ रही। आमिर का क्वेश्चन है, मैं उसको एड्रेस भी कर रहा हूँ, बिजी लाइफ में एक फादर अपने बच्चे को कैसे और कितना टाइम दें। तो एग्जैक्टली बिजी लाइफ में फादर को जितना मैक्सिमम वो टाइम दे सकते हैं दें। बच्चे के ऊपर नजर रखें, मॉनिटर करें, उसके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करें और जितना ज्यादा आप उसके साथ वक्त गुजार सकते हैं गुजारें। इट्स टोटली अप टू यू, ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप अपनी बिजी रूटीन में से जितना भी टाइम अपने बच्चे को दे सकते हैं दें, बिकॉज जब आप बच्चे को टाइम देते हैं, बच्चे की एक्टिविटीज को चेक करते हैं तो उसके बिहेवियर्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपका बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर बच्चे की लाइफ में कोई भी गड़बड़ स्टार्ट होती है तो उसके बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट होती है और वो तब भी पता चलती है जब आप अपने बच्चे को टाइम देते हैं। तो बच्चों को टाइम देना आप प्रायोरिटी में ले आए, जितना टाइम मुमकिन हो सकता है दें। इसमें कुछ फिक्स कुलिया नहीं है कि आपने 1 आवर देना है, 2 आवर देने हैं। इट्स टोटली अप टू यू। जो टाइम आप इजीली मैनेज कर सकते हैं अपनी बिजी रूटीन में से वो लाजमी करें। डेली बेस से बच्चे को टाइम दें और उसकी एक्टिविटीज को चेक करें। इससे रिफ्लेक्शन होगी कि उसकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। इसी से पेरेंट्स बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं। पेरेंट्स बच्चे के कह लें कि पैशन को, बच्चे की स्किल्स को
निखार सकते हैं। पेरेंट्स को पता होता है जब वो टाइम गुजारते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर कौन सी चीज जो है बहुत अच्छी है, इसका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, फिर उस एरिया को अगर पानी डाला जाए, ग्रूमिंग दी जाए, उस पर टाइम लगाया जाए एक प्रॉपर चैनल के तहत, वो बच्चा उस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा आगे जा सकता है। बुशरा आपकी बात नहीं आ रही। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, बच्चे हमारे फ्यूचर हैं, इनको आने वाले वक्त के लिए कैसे तैयार करना चाहिए? जी, बच्चों को तैयार करने के लिए बच्चों को जितना ज्यादा एक्सप्लोरेशन आप दे सकते हैं, जितने ज्यादा चांसेस दे सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज उनसे करवाएं, बिकॉज जितना ज्यादा बच्चों को एक्सप्लोर करने का चांस देंगे, बच्चे का माइंड उतना ही ज्यादा ओपन होगा। सो एक फील्ड में स्पेसिफिक ना करें, बच्चों को डिफरेंट कल्चर में लेके जाएं, डिफरेंट इवेंट्स के साथ उनका इंटरेक्शन कराएं, बिकॉज बच्चा जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा उतनी ज्यादा उसकी माइंड की ग्रूमिंग होगी, और आने वाले वक्त में वो किसी भी फील्ड में जाता है, आईटी की फील्ड में जाता है, सीएस की फील्ड में जाता है, मेडिकल की फील्ड में जाता है, तो उसका ब्रेन क्योंकि मेच्योर हो चुका होगा, बहुत ज्यादा आप जब उसको एक्सपीरियंस देंगे, उससे वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा वेल ग्रूम होगा, और आम प्रोफेशनल की निस्बत उसकी जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत ज्यादा होगी। तो बच्चों के फ्यूचर के लिए तैयार करने का बेस्ट वे ये है कि बच्चों का एक्सप्लोरेशन लेवल बढ़ा दें, कैनवस बढ़ा दें, तो डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, जितना ज्यादा मुमकिन हो सकता है, जो आपकी कैपेसिटी है, जितना आप टाइम दे सकते हैं, as much as you can। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बस नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट में क्या आ रहा है? एट जी बुशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। आपको आवाज आ रही है मेहताब? यस बुशा, वेलकम बैक, आप कंटिन्यू करें जहां से आपने छोड़ा था। हाँ बिल्कुल। मेरे भी पर्सनली ओपिनियन ये है मेहताब कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके माइंड में हर किस्म की चीज़ बैठती है। मतलब अगर आप उसके सामने शाउट करते हैं या गुस्सा करते हैं, या अगर आप उसके सामने इस तरह के टेंट्रम्स शो करते हैं जो कि उसकी इतनी सी ब्रेन के लिए बहुत बड़ा शॉक है, तो वो फॉरएवर के लिए उसके माइंड में फिट हो जाता है एज अ शॉक, और वो एक सर्टेन एज तक जाके उसके लिए एक नेगेटिविटी बनता है। जब पेरेंट्स को देखते हैं बच्चे लड़ते हुए, या अगर पेरेंट्स बच्चे को करेज करते हैं कि बेटा आपने जो किया कोई बात नहीं, ये तो आपकी नेचर में है, तो फिर वो चीज़ बच्चे के अगर नेचर में नहीं भी है तो मेरे ख्याल से वो उसकी नेचर बन जाती है सूनर और लेटर, क्योंकि पेरेंट्स ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करके उसमें वो चीज़ डाल दी है। अगर बच्चा गुस्से वाला नहीं था, बच्चे से बाय मिस्टेक गलती हुई है, तो पेरेंट्स एट दैट स्पॉट शुड मेक देयर सन और देयर डॉटर अंडरस्टैंड कि दिस इज समथिंग कि लॉन्गर टर्म में वो चीज़ अच्छी नहीं है। अगर आप उस चीज़ को करेज करते हैं तो फिर वो चीज़ बाद में आपके सामने आएगी, एग्जैक्टली। और वो कोई अच्छी, बिल्कुल। आप अगर उसको एक सर्टेन एज में, इफ यू निप द इविल इन द बड इन द सर्टेन एज, देन इट्स लिटरली वेरी गुड फॉर एवरीवन। लेकिन अगर आप उसकी पॉलिश को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ क्वालिटी, तो वो चीज़ आपके लिए भी एक दिन बाइस से क्या कहते हैं उससे जहम बनेगी, और उससे सब इर्द गिर्द के जितने लोग भी इफेक्ट होंगे। हमारे साथ एक और व्यूअर मौजूद है जिनका एक क्वेश्चन है। उनका क्वेश्चन ये है कि बाप को बच्चों को किस तरह ट्रीट करना चाहिए, बाप को बच्चों को किस तरह लेके चलना चाहिए, किस तरह परवरिश में किस तरह से उसको अपना हैंड देना चाहिए। आपको क्या लगता है मेहताब, क्या कहेंगे इस देखिए, बारे में? फादर इज लाइक अम्ब्रेला। फादर ने बच्चे को एक्सप्लोरेशन के लिए चांसेस देने हैं, और एक अम्ब्रेला की तरह उसके ऊपर छांव रखनी है, अपनी मॉनिटरिंग रखनी है, बिकॉज आज के दौर के अंदर बच्चा आपका डाइवर्ट हो सकता है, बट बच्चे वही डाइवर्ट होते हैं जिनके पेरेंट्स मॉनिटर नहीं करते। आपने थोड़ा सा भी गैप दिया तो बच्चे के स्लिप होने का चांस है। तो जब आपकी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग होती है, और फादर जो है कंटिन्यूसली बच्चे को चेक कर रहे हैं, चेक करने से मुराद ये नहीं है कि आपने एक स्ट्रिक्टनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में चेक करना है, चेक करने से मुराद है कि आप बच्चे के साथ वक्त बिताएं, जो पॉसिबल टाइम आप बच्चे के साथ वो
बस गुजारें, और आपको उससे रियलाइज होगा कि बच्चे के माइंड में इस टाइम क्या चल रहा है। बिकॉज बीइंग अ पेरेंट, जब हम मेच्योर होते हैं तो जब बच्चा कोई भी बात कहता है तो मेच्योर लेवल पे हमें रियलाइज हो जाता है कि बच्चा भी किस एंगल से बात कर रहा है। तो जहाँ कहीं पे भी बच्चा जब डाइवर्ट होने वाला होता है, और अगर पेरेंट्स कंटिन्यूसली बच्चे को टाइम दे रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे बच्चे के साथ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो वो बच्चे के उस फॉल्ट एकदम से ट्रेस कर लेते हैं और बच्चे को बड़े तरीके से उस डिस्ट्रैक्शन से दूर ले जाते हैं। सो मैं यही कहूंगा कि ये केस टू केस, सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करता है। बट आपके पास जितना भी टाइम है एक दिन के अंदर, आप उसको अपने बच्चों के साथ गुजारें, और जो एक्टिविटीज उनकी हैं उनको मॉनिटर करें। कहीं पे भी आपको नेगेटिविटी या डिस्ट्रैक्शन फील हो तो एकदम से उसको डाइवर्ट करें और उसको अपने ट्रैक पर लेके आएं। बिल्कुल महताब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सच अ ग्रेट एंड सिंसियर ओपिनियन फॉर एवरीवन एक्चुअली। क्योंकि हमें भी यही लगता है कि अब बच्चों का हमें लगता है कि बच्चे समझदार हो गए हैं। अभी वो 12 साल का हुआ है तो वो इतना ही इज इनफ कैपेबल टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसेस, हमें यही लग रहा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसका ब्रेन उसी स्टेज से ही डेवलपमेंट ले रहा होता है जिस स्टेज से हम गुजरे। अगर हम अपने आप को रख के देखें उस एज पे, जिस एज में हम थे, और हमारा कोई बच्चा है, तो आपको यही चीज अंडरस्टैंड होगी कि वो उन चीजों को इस तरह से नहीं करा जिस तरह हम बीइंग एडल्ट एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें उसको, उनका प्रोसेस थोड़ा स्लो है, हम लोग उस स्टेज से गुजर गए हैं। तो और हम जिस तरह से भी बच्चे को ग्रूम करेंगे, टीन एज भी बहुत एक स्पेशल एज होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एज होती है। टीन एज में ही आप अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो, मेच्योरिटी पकड़ते हो, इंडिपेंडेंसी का लेवल आप अपना देखते हो। तो वो चीज़ अगर आपकी कामयाब हो जाए तो मेरे ख्याल से आपकी आने वाली ज़िंदगी, जो कि आइदर इट्स योर प्रोफेशनल लाइफ, आइदर इट्स योर पर्सनल मैरिड लाइफ, और वट एवर इट इज़, वो आपकी सुधर जाती है। मेहताब, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी कि देखिए, इम्परफेक्शंस हो गई, ठीक है, सब में है, खामियों के बारे में भी हमने बात की। अब मुझे आप ये बताएं कि वो स्ट्रेंथ कैसे बनेंगी। मुझे कोई केस स्टडी बताएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक देखिए, बच्चा, हाँ जी आप बात करें। जी जी बोले, आप कंप्लीट करें। जी, जैसे कि एक बच्चा फेल होता है बार बार, टीचर ने जवाब दे दिया, सबने जवाब दे दिया, चलिए शायद कॉलेज लेवल पर आ गया या यूनिवर्सिटी में उसका बैचलर्स ड्रॉप आउट हो गया, बैचलर्स की डिग्री नहीं ली उसने, ड्रॉप हो गया। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या कर सकता है कि वो बाद में दोबारा बैचलर्स भी कंप्लीट कर ले, मास्टर्स तक पहुंच जाए? वो ऐसा क्या करेजमेंट लाएगा? वो हाउ कैन ही मस्टर अप हिज करेज? अच्छा देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर एक बच्चा स्टडी के अंदर बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर रहा या उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो हम क्यों उससे बहुत ज़्यादा पुश करते हैं? लाजमी नहीं है कि वो स्टडी के लिए बना हुआ हो, या उसका अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उसका इंटरेस्ट इस फील्ड में, आप उस फील्ड में जाएं। देखिए, स्टडी के अंदर कुछ बच्चे इसलिए नहीं चल पाते, या मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने लास्ट 6 मंथ में 5000 प्लस टीचर्स को ट्रेन किया, और मैंने टीचर्स के प्रॉब्लम्स देखे जो मेजोरिटी आ रहे हैं, और उसमें मैंने एक गैप फाइंड किया। वो गैप ये है कि आज का बच्चा जो है स्टैटिक लर्नर है, वो एक्टिविटीज से सीखता है, क्योंकि टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर थ्योरी ज्यादा है, प्रैक्टिकल चीजें कम है। जब थ्योरी ज्यादा होती है तो ऐसा बच्चा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, और वो उस थ्योरी को जब अपने माइंड के अंदर प्रैक्टिकल वे में विजुअलाइज करता है, तो उसकी विजुअलाइजेशन में कुछ चीजें समझ नहीं आती, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं आती, जिसकी वजह से वो पढ़ाई से भागता है, और वो ऐसे काम को करना चाहता है जिसमें वो चीजों को प्रैक्टिकली देख सके। कंप्यूटर के अंदर बच्चे क्यों, हर बच्चा कंप्यूटर के अंदर क्यों जाता है, उसकी क्या है? बिकॉज कंप्यूटर और आपकी जितनी डिवाइसेस हैं आज के दौर में यूज हो रही है, प्रैक्टिकल यूजेज है, जिसकी वजह से बच्चे को इम्प्लीमेंटेशन नजर आती है। जबकि बहुत से बच्चे मैथ्स में नहीं चल पाते, और वो उनके माइंड के अंदर, इवन के मैं भी जब एफएससी का मैथ पढ़ता था तो मैं सोचता था कि ये मैथमेटिक्स इस्तेमाल कहाँ होता है, मेरे माइंड की क्यूरियोसिटी थी। तो पहली रीजन तो ये है कि बच्चों का इंटरेस्ट इसलिए नहीं होता कि वो, उनका लर्निंग टाइप डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमें एनालाइज करना है कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल कौन सा है। कुछ ऑडिटरी सीखते हैं, कुछ विजुअली सीखते हैं, कुछ जो है वो किनेस्थेटिक होते हैं, वो एक्टिविटीज के साथ सीखते हैं। तो एक्टिविटीज वाला बच्चा बड़ा शार्प होता है, और वो चीजों को एक्सपेरिमेंट कर करके सीखता है। तो वो पढ़ाई से अगर भाग रहा है तो आप देखेंगे वो किस फील्ड के अंदर जाना चाहता है, कौन सी स्किल को सीखना चाहता है। तो मेरे पास ऐसे बहुत से केस स्टडीज हैं जिन्होंने स्टडी छोड़ी, और वो आईटी की फील्ड के अंदर, कोई डिजाइनिंग के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर उन्होंने काम करना शुरू किया, और आज वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। आज उस स्किल के अंदर वो मास्टर हो चुके हैं। तो कोई भी स्किल ऐसी जो आपको लगता है कि आप उसमें अच्छे नहीं है,
उस पर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके आप उसको बेहतर कर सकते हैं। एक की रूल तो ये है। और भी हमारे पास बहुत सी की केस स्टडीज ऐसे हैं जिसके अंदर इम्परफेक्शन को किसी ने अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया, और वो कन्वर्ट तब होता है कि जब आप अपनी उस इम्परफेक्शन को अपने पर्पस के साथ जोड़ते हैं और उसके ऊपर कंटिन्यूसली काम करना शुरू करते हैं। फिर आप फेलियर के वर्ड को रिप्लेस करते हैं फीडबैक से। आप देखते हैं कि किस तरह से ये काम नहीं हो रहा तो किस तरह से होगा, तो किस तरह से होने का जो जज्बा है, जो जस्तजू है, वो आपकी इम्परफेक्शन को आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया, और वही स्ट्रेंथ फिर आपकी सक्सेस का बायस बनती है। तो यहाँ पे एनालाइज करने की जरूरत है कि आपने अपनी इम्परफेक्शन को अगर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है तो आपकी इम्परफेक्शन आपके विजन के साथ, पर्पस के साथ अलाइन हो जाए। फिर आपका जुनून, आपकी मोटिवेशन, आपकी सारी एनर्जीज उस आपका सारा फोकस पहले आपकी इम्परफेक्शन पे आ जाता है, और जब सारी एनर्जीज इम्परफेक्शन पे आती हैं तो वही इम्परफेक्शन आपकी स्ट्रेंथ बनता है। जो है उसको पानी ना मिले तो वो सूख जाएगा। स्किल है, अगर आप उसको टाइम नहीं देते, अपनी मुकम्मल एनर्जी नहीं देते, माइंड की एनर्जी, हार्ट की एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, एग्जीक्यूशन की एनर्जी, तब तक वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं बन सकती। मोहम्मद बिल्कुल ठीक रिजवान बात अहमद की। पूछ रहे हैं, सर हम हाँ जी। अपनी स्ट्रेंथ को कैसे डिस्कवर करें? सो आपकी स्ट्रेंथ के वो का बहुत बेहतर होते हैं। लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था कि अपनी स्ट्रेंथ को डिस्कवर करने का सिंपल वे है रिफ्लेक्शन। आप 4 से 5 लोगों की लिस्ट बनाएं जो आपके साथ बहुत ज्यादा टाइम गुजारते हैं। वो आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बेस्टी बडीज हो सकते हैं, और उनसे पूछना शुरू करें कि उनको क्या रियलाइज होता है कि आप किस स्किल में बहुत अच्छे हैं। उनकी रिफ्लेक्शन को नोट करें, फिर अपने दिल से पूछें जिस स्किल पे आपके दिल की लाइट ब्लिंक करेगी उस स्किल के अंदर आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, और आप जब उस पर प्रॉपर काम करना शुरू करेंगे तो वही स्ट्रेंथ आपकी सक्सेस के लिए एज अ फ्यूल इस्तेमाल होना शुरू करेगा। तो बुशरा, आपका कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात की आपने। ये जो भी लास्ट क्वेश्चन का आप आंसर दिया है कि अगर आप कुछ 5-6 ऐसे लोगों से पूछते हैं अपने बारे में जो कि एक्चुअली बेहतर आपको बता सकते हैं, तो वो बहुत बेस्ट चीज़ है। और मैं इसी बारे में आपसे पूछूंगी कि मेहताब, अगर हम कोई डेली डायरी रखते हैं, कोई डेली लॉग्स लिखते हैं अपने बारे में, या हम कुछ ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो हम डेली डिस्कवर करते हैं, या अगर हम अपने बारे में कोई डेली डायरी बनाते हैं, तो क्या वो हमारे लिए इफेक्टिव है लॉन्गर टर्म के लिए? मतलब उससे भी हमें ग्रूमिंग मिलती है? मतलब मैं अगर एक डेली डायरी रखती हूँ अपने साथ, उसमें अपनी चीज़ें लिखती हूँ, आज मैंने ये किया, वो किया, आज मुझे लगा कुछ मैंने ऐसा गलत किया है, आज कुछ स्पेशल हुआ, तो इसका कोई इफेक्ट, इसका कोई रोल बनता है हमारी लाइफ में, या स्टूडेंट्स की, या जो भी कोई इस तरह का हॉबी रखते हो? बुशरा, बिल्कुल, डेफिनेटली आपका डेली जर्नल जो है वो आपके माइंड को ऑन ट्रैक रखता है, आपके माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देता। आपके माइंड को एक रोड मैप मिल जाता है जब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं और जो भी काम आपके होते हैं आप उनको नोट डाउन कर लेते हैं। सो नोट डाउन करने में दिस इज कॉल्ड कैप्चरिंग फेज। जब आप चीज़ों को कैप्चर करते हैं तो बेसिकली इमेजिनेशन से कैप्चर फेज में आते हैं, तो वो नियर टू कंप्लीशन होते हैं, एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होते हैं। तो माइंड की परफॉर्मेंस को मैक्सिमम एग्जीक्यूट करने के लिए जर्नलिंग इज की प्रोसेस। आप बिल्कुल लिखें डायरी, और ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, और इसका इम्पैक्ट लॉन्गर टर्म पे आपकी पर्सनैलिटी पे होता है। आप 1 साल बाद अपना कंपैरिजन करें पिछले 1 साल से, तो आपको रियलाइज होगा कि कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई। तो डेली डायरी का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पावरफुल है। दिस इज कॉल्ड कैप्चरिंग फेज। मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर गोल सेटिंग के अंदर ही सिखाता हूँ कि कैप्चरिंग फेज कितना जरूरी है। तो जब आइडियाज, चीजें आपके माइंड से कैप्चर होते हैं रिटर्न फॉर्म में और आप उन्हें देखते हैं, तो आपके माइंड को एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक रोड मैप मिल जाता है, जिससे आपका उस रोड मैप पे चलना आसान हो जाता है। अदरवाइज क्योंकि माइंड चैटर चल रहे होते हैं, माइंड आपका डाइवर्ट होता है लाइक मोंकी, कभी वो एक तरफ होता है कभी दूसरी तरफ, तो उसमें आपकी एनर्जीज जो है वो। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात की आपने मेहताब, थैंक यू सो मच। डेली जर्नल भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। फॉर एग्जांपल मेरी आदत भी है पर्सनली कि मैं डेली जर्नल रखूँ। मैं डायरीज रखती हूँ, लेके डेली जर्नल बनाती हूँ कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या स्पेशल नहीं किया। जब बेड पे जाती हूँ सोने से कोई 10-15 मिनट निकालती हूँ स्पेशल, कि ये सोचूं कि आज क्या स्पेशल किया है, क्या प्रोडक्टिव किया है, या क्या कुछ ऐसा हुआ है जिससे मेरे अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी आई हुई है।
या कुछ पॉजिटिव भी आज मैंने किया है, तो ये आप भी कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, या आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, और हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद या महीने बाद इस चीज़ को अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या चेंज आए आप लोग की लाइफ में। अगर आप अपनी फॉलीज को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हीं के साथ डील करते हैं अपनी सामने वाली सोशल फोर्स को, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी कामयाबी और कोई भी नहीं होती कि अगर आपको ये पता है कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं पसंद, क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, क्या नहीं बेहतर। इम्परफेक्शंस और परफेक्शंस को साथ लेके चल के इसको ब्लेंड करके अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं और डील करते हैं आउटर वर्ल्ड को, तो यू कुड एक्चुअली स्टे, रिमेन एंड बिकम सक्सेसफुल in your future life. Thank you Mehtab Hamid for wonderful answers. Questions बहुत अच्छे थे, आंसर्स बहुत, ओपिनियन सिंसियर थी आपकी। बहुत बेहतरीन सेशन किया हमारा ये आज का भी इल्मी सिटी का। उम्मीद करती हूँ मैं कि हमारा नेक्स्ट सेशन भी बहुत अच्छा होगा। एक नए सवाल के साथ आएंगे, एक नया टॉपिक होगा, कुछ जनरल सी मजे की डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज। बुशरा खान।